अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुख्तलिफ सिलसिले इस चैनल पे आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश में चल रहे हैं, जिसमें हम फेमस पर्सनालिटीज़ को भी कवर कर रहे हैं जनरल नॉलेज के हवाले से। इसके अलावा हम टुडे इन हिस्ट्री की सीरीज़ को भी कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम गाए बगाए जो है एमसीक्यूज़ भी डालते रहते हैं। लेकिन इसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि जिसको कवर करना बहुत नेसेसरी है, वो है मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो मैथमेटिक्स क्योंकि एफपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एक जो लॉइन शेयर है वो मैथमेटिक्स का होता है। और अगर आप स्पेसिफिकली बात करें एडीएफआईए और उसके हवाले से इंस्पेक्टर एफआईए के हवाले से, तो एडीएफआईए के एग्जाम जो अभी रिसेंटली होने जा रहे हैं एफपीएससी के मिड ऑफ अगस्त के बाद से, उसमें 16 मार्क्स का पोर्शन जो है वो मैथमेटिक्स का है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, सेट्स, रेशो, प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा और एवरेज के क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस, डिस्काउंट के क्वेश्चंस, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चंस, इस तरह से लॉस प्रॉफिट और इस तरह से मुख्तलिफ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, उसके हवाले से ये होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो इसी हवाले से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट की जाए। तो इसमें फिर मैंने अपने जो भी मुझे फीडबैक मिला उसके हवाले से मैंने ये असेस किया कि बजाय इसके कि मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूं, इट वुड बी बेटर कि मैं पास्ट पेपर से क्वेश्चंस उठाऊं और उनकी मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूं और उन सॉल्यूशंस को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो इससे ये होगा कि मुख्तलिफ एरियाज साथ साथ कवर हो रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक वाइज मैं करूँ, तो मैं टॉपिक वाइज पे क्वेश्चंस निकाल के टॉपिक वाइज भी कर सकता हूँ। तो जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे उसी हवाले से सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। आज इसी के हवाले से पहली एपिसोड है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो उठाया है वो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। 1000 रेज टू पावर 9 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर 24। अब 1000 क्या होता है? 1000 = 10 रेज टू पावर 3। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो 1000 को आपने बाइफरकेट कर लिया 10 रेज पावर 3, 3 रेज मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मल्टीपल नंबर्स हो ना और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर एक ही नंबर है और ये ऊपर रेज टू पावर 9 है, तो ये जो बेस है ये मल्टीप्लाई होंगे एक्सपोनेंट्स। तो 10 रेज पावर 3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 10 रेज पावर 27। और 27 जब 24, तो जब ये क्योंकि बेस में है, जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो 10 रेज पावर 27 - 24, तो ये 10 रेज पावर 3 आ जाता है। और 10 रेज पावर 3 जो है वो हमें पता है कि वो 1000 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन लिखा था, पावर मूव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रैक्शन चेंजेस इट्स साइंस। तो इससे जो आंसर आपका नेट बनेगा वो 1000 बनेगा। तो आपके पास अगर ऑप्शन में 1000 मौजूद है तो आप 1000 को टिक कर देंगे, वरना आप इसको जो है वो नन ऑफ दीज में सेलेक्ट कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 to 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे? पावर सेट को डिटरमिन करने का जो फार्मूला है ना, वो होता है 2 रेज टू पावर n। ठीक है। तो अब क्योंकि ए जो सेट हमें गिवन है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ये देखें 1 2 3। तो 2 रेज टू पावर n, n की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो यही हमने यहाँ पे किया कि 2 रेज टू पावर 3 हो गया और n 3 हो गया, तो 2 रेज पावर 3 क्या होता है? 8। तो हमारे पास जो टोटल वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, वो 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पावर सेट का इस तरह आपका फार्मूला भी मिल गया आपको एक तरह से। पावर सेट निकालते कैसे हैं उसमें मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके इन द फ्यूचर वीडियो, फ्यूचर क्वेश्चन में आपको कर दूंगा। लेकिन पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कितने नंबर होंगे, वो किसी भी सेट के निकालने का तरीकाकार क्या है? वो यह है कि फार्मूला हमें पता होना चाहिए 2 रेज पावर n, और n जो इज इक्वल टू 8। और जब आपका ये पेपर है, वन पेपर एग्जाम है, इसमें वो इतना आपसे नहीं पूछेगा कि भाई पावर सेट क्या हो सकता है, या उसने पावर सेट दिया होगा बनाया हुआ कि ये सेट एलिमेंट एन में से कौन सा टिक करते हैं। वो आपको कभी पावर सेट निकालने का नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस हवाले से ये एन की अपने वैल्यू पुट करनी है सिंपल, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और आप करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है? एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स कितने होंगे? 0। टू रेज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जो एम्प्टी सेट होगा उसका भी एक एलिमेंट होगा पावर सेट में। ये हम गलती कर देते हैं कि एम्प्टी सेट का पावर सेट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी एम्प्टी सेट में जो एलिमेंट होगा पावर सेट में वो कितने होंगे, वो 0 कर देते हैं। नहीं, एनी 2 रेज पावर n है तो 2 रेज पावर 0 क्या होगा? 1। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है इसी हवाले से, बेसिकली मैंने इसमें 9 क्वेश्चंस किए हैं। जो रेस्ट 21 है, ADFIA 2020 का पेपर है ये। जो रेस्ट 11 क्वेश्चन है वो मैं आपसे नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैथ्स के जो है वो 16 क्वेश्चन FIA के एग्जाम में आते हैं, AD के, और इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखें, ये सीरीज पैटर्न चल रहा है। आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम ISSB में भी आता है, एंट्री टेस्ट में भी आता है। आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट दे रहे हैं,
किसी भी तरह के एग्जाम में दे रहे हैं, तो ये जनरल एक एप्टीट्यूड आईक्यू के क्वेश्चन में भी आता है, तो ये उन लोगों के लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल होगी कि जो मुख्तलिफ किस्म के आईक्यू एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये देखें ना, 2, 5, 12, 23, 38, 57 नंबर सीरीज का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप अगले ही मोमेंट पे, चाहे वो कुछ अल्फाबेट्स के हिसाब से किस भी हवाले से, पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने नेक्स्ट मोमेंट पे आपने क्या करा, आप नेक्स्ट सीरीज जो है, नेक्स्ट टर्म जो है वो आप गेस कर लेंगे। अब पैटर्न अगर हम देखें तो 2, 5, 12, 23, 38, 57। तो सबसे पहला जो बेसिक तरीका होता है पैटर्न निकालने का, आप मुख्तलिफ मेथड्स करते हैं, रफ में प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेन करते हैं किस तरह से पैटर्न चलता हुआ जा रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 - 2 क्या हुआ, 5 - 2 3, 12 - 5 7, 23 - 12 11, 38 - 23 15, 57 - 38 19। तो अब मैं देखूं तो जो डिफरेंस है ना, वो 4 4 से इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस 3 था, 12 और 5 का 7, मतलब 5 में 7 ऐड हो रहा है, 12 में फिर 11 ऐड हो रहा है, तो वो डिफरेंस में 4 4 ऐड होते हुए नेक्स्ट टर्म जा रही है। तो इसका मतलब है कि 57 और 38 का डिफरेंस क्योंकि 19 है, तो जो नेक्स्ट टर्म निकलेगी वो 19 + 4 23। तो 23 अगर 57 में मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अगर वही देखें नेक्स्ट टर्म किस तरह आई, 23 मैंने ऐड कर दिया, 57 + 23 = 80। तो 80 जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में मौजूद है तो आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज आप नन ऑफ दिस कर देंगे। अच्छा, इसी हवाले से मैं नंबर सीरीज में फिर दूसरा क्वेश्चन उठाया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें पैटर्न निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स पावर, किसी रेस टू पावर वाला जो रिलेशन है वो बन रहा था। तो 3, 6, 15, 123, 366। तो अब ये देखें 3, 6, 15, 123 एंड 36। अब देखिए 6 अगर मैंने निकालना है तो 3 में मैं अगर 3 रेस टू पावर 1 ऐड करूं तो 6 आता है, मतलब 3 रेस टू पावर 1 = 3, 3 + 3 6। और उसके बाद फिर स्क्वेयर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता जो एडिशन होनी है अगली टर्म में वो 1 रेस टू पावर 1 है, देन रेस टू पावर 2 है, देन रेस टू पावर 3 है, इस तरह चलता जा रहा है। तो अब अगर मैं देखूं तो 6 + 9, क्योंकि 3 रेस टू पावर 2 = 15 आया है, तो 15 से अगर मैंने नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 15 + 3 रेस टू पावर 3, 42। तो 42 क्योंकि मेरी मिसिंग टर्म है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने क्या रिलेशन ठीक निकाला है, नहीं निकाला, तो मैं अगली टर्म्स के साथ भी रिलेशन ड्राइव करूंगा। तो मिसिंग टर्म तो 42 है, हमें पता चल गया, लेकिन क्या हमने सही निकाली है नहीं निकाली, तो फिर हम आगे फर्दर इसको रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। 42 + 3 रेस टू पावर 4 अगर आप देखें तो 123 आ जाता है। तो 3 रेस टू पावर 4 क्या है, 3 रेस टू पावर 4 = 81। और 123 में फिर फर्दर आगे ऐड हो गया 3 रेस टू पावर 5, 3 रेस टू पावर 5 कितना है, 243। तो इस तरह से 366। तो ये पैटर्न क्या चल रहा है कि प्रीवियस टर्म में से अगला अगली टर्म ऐड करनी है तो 3 रेस टू पावर आपने इंक्रीज करते जाना है, इस तरह 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया 42 इज द आंसर, ये ऑप्शन में मौजूद था, तो आपने उसको टिक कर देना। देन अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी है एंड अलजबरा का क्वेश्चन भी है। अच्छा, आपको स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट को सबसे पहले, स्टेटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना, उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने उसको तोड़ना है, अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो आप उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, आपको जो समझ आता है ना आपने उसको उस हवाले से करना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं अक्सर ट्रिकी होते हैं और कई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो यूजलेस होती है, जो सिर्फ उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली हुई होती है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कह रहा है इफ द 10% ऑफ द डेली वेजर्स आर फायर्ड, अगर 10% एक कंपनी में डेली वेजर एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनमें से 10% को निकाल दिया है, while 540 वर्कर्स सर्वाइव्ड, हाउ मेनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर। अब हमने क्या करना है कि जो टोटल वर्कर्स थे इन 10% को फायर करने से पहले वो हमने निकालने हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अलजबरा में या मैथ्स में जब भी आपको कोई चीज ना पता हो तो आप उसको सपोज कर लेते हैं। तो आपने सपोज कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स था वो कितना था, वो एक्स था। अब आपने क्या किया कि आपने कहा चलो जी फायर्ड कितने वर्कर्स हुए हैं, 10% ऑफ द वर्कर्स हुए हैं, तो परसेंट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की, जितना नंबर दिया है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ द टोटल। तो आपने क्या किया, 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय द टोटल, टोटल कितना है, ओरिजिनल वर्कर एक्स है, तो 10x/100 क्या हो गया हमारा, 10% ऑफ द वर्कर्स, ये कौन से हैं, फायर्ड। अब ये तो मुझे पता चल गया ना कि यार टोटल ये थे, फायर्ड ये हुए, अगर इन दोनों को मैं निकाल दूं तो रिमेनिंग तो हमें बताया उसने 540, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं अपनी, x माइनस, ये मेरी इक्वेशन आ गई सॉरी, ये देखें x - 10/100 x = 540। तो x क्या टोटल है, फाइड मुझे पता चल गया 10/100 x है और 540 रिमेनिंग है। अब मैं इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लूंगा। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम मेरा 1 और 100 का, इसका क्योंकि डिनोमिनेटर x का डिनोमिनेटर x/1 है, 10/100 का इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है,
तो मैंने क्या किया, जब इनका एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड का, तो इक्वेशन बन जाएगी 100, और फिर मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो 100x माइनस 10x ओवर 100 इज इक्वल टू 540। अब मैंने क्या किया कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स पे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड पे 100 कट जाएगा और इस साइड पे 540 100 उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आपने इस साइड को सिंप्लीफाई किया, 90x इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाता है। और फिर अगर हम दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को 90 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 600। अब मैंने क्रॉस चेक करना है, अगर अगर मैंने क्रॉस चेक करना है तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए ये कर सकता हूँ कि क्रॉस चेक करते हुए मैं ये देखूं कि जो ऑप्शन में ना एक रिवर्स मेथड भी होता है, ठीक है, कि मैंने 10% निकालूं 600 का, कि मैंने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला, तो वो 60 आता है। 600 में से मैं 60 माइनस करूं तो 540 आ जाता है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, क्योंकि वहां पर आपको एक एमसीक्यू के लिए सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट होता है। तो मैं जो अपना सेशन भी स्टार्ट करूंगा, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में, तो उसमें मैं यही आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने इन चीजों को अकोमोडेट करके लेके चलना है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, किस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग होती है एंड ऑल दैट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ये किया कि अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। एक बंदा है वो 10 दिन लेता है, कोई भी एक स्पेसिफिक काम है, कोई भी काम हो सकता है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसको 10 डेज रिक्वायर्ड है। जबकि जो दूसरा बंदा है वो उसी काम को करने में 15 डेज रिक्वायर है उसको। अब ये बताएं कि कितने दिन लगेंगे अगर ये दोनों कंप्लीट टास्क करेंगे। अच्छा, अब आपने पर्सन्स को, सबसे पहले आपको नहीं पता कि पर्सन्स कौन से हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दोनों पर्सन्स को अज्यूम कर लिया, एक को मैंने ए कह दिया, एक को मैंने बी कह दिया। अब मैं आगे चलूं तो मैंने ये किया द रेट ऑफ वर्क। अच्छा, अब जो दोनों बंदे हैं ना, अब इनका जो 10 दिन में काम करता है, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करता होगा, टोटल वर्क अगर मैं 1 लूं तो 1/10। दूसरा बंदा एक दिन में कितना काम करता होगा, एक 10वां हिस्सा करता होगा, एक 15वां हिस्सा करता होगा, 1/15। अब मैंने इनका अगर मैं डेली का रेट निकाल लूं तो मैं क्या पूरे इनके डेज निकाल सकता हूँ ना, टोटल के इनको टोटल डेज कितने लगेंगे। तो मैंने डेली का रेट निकालने के लिए क्या किया कि मैंने जो ए का रेट है और बी का डेली का रेट है उन दोनों को ऐड कर दिया। ए का रेट क्या है 1/10, बी का रेट क्या है 1/15, जो डेली वर्क करने का रेट है। अब मैं अगर इन दोनों का एलसीएम लूं तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है। तो अब मैंने इस फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करूं तो 10 3 ज़ा 30, 3 × 1 3, 15, 2 ज़ा 30 और 2 × 1। बेसिकली एलसीएम में जब फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि एलसीएम से आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, और वो जो आंसर आता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को, टॉप ऑफ द फ्रैक्शन को। अब अगर मैं डिनोमिनेटर ऑफ द 1/10 का डिनोमिनेटर क्या 10 है, तो 30/10 क्या होता है 3, 3 × 1 3, 15, अगर 30/15 निकालूं तो 2 होता है, 2 × 1 2। तो अब मैंने अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/6 आ गया। अब अगर मैं इनको देखूं तो अगर ये दोनों बंदे साथ काम करेंगे तो रेट ऑफ द वर्क एक डे में इनका 1/6 आ जाता है। और अगर ये दोनों साथ काम करें तो इनको कितने दिन लगेंगे, इनको 6 दिन लगेंगे और ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब ये है कि शेयर वाले क्वेश्चंस भी होते हैं कि इसका इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, तो उनको कैसे टैकल करना है हम उनको देखने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन इसी हवाले से आया हुआ था 2020 के पेपर में कि आरिफ, हाफिज और हैदर, इनका जो शेयर है वो 2560 रुपीज है। हाफिज का शेयर क्या है, 4 टाइम्स है एज मच एज आरिफ। आरिफ का शेयर क्या है, 1/3 ऑफ हैदर्स। हाउ मच इज द शेयर ऑफ आरिफ। अब हमें नहीं पता कि यार आरिफ का शेयर क्या था, हाफिज का क्या था, हैदर का क्या था। तो अलजबरा की टर्म में देखूं तो अननोन पर्सन, मेरे पास अननोन जो चीजें हैं वो 3 आ गई हैं। तो मैंने क्या किया कि तीनों का जो शेयर है वो मैंने अज्यूम कर लिया। आरिफ का शेयर मैंने एक्स कर लिया, हाफिज का शेयर वाई कर लिया, हैदर का शेयर जेड कर लिया। अब आगे हमें स्टेटमेंट क्या कहती है, कहती है भाई जी हाफिज का शेयर जो हमने अज्यूम किया वाई, वो है 4 टाइम्स ऑफ आरिफ। तो अगर आरिफ का शेयर क्या है एक्स, तो मैं हाफिज का शेयर क्या, वाई इज इक्वल टू 4x हो गया, ठीक है, बिकॉज आरिफ का शेयर एक्स था और हाफिज का वो स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ आरिफ है, तो वो क्या बन गया 4x। और तीनों का सम पहले मैंने क्वेश्चन 1 बना लिया, x+y+z = 2560। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब उसके बाद आगे वो कहता है आरिफ का शेयर जो है वो 1/3 है हैदर के। हैदर का शेयर हमने क्या एज्यूम किया z, और आरिफ का शेयर क्या है x। तो x = 1/3 ऑफ z। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर लूं, मतलब इन द z को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लूं, बिकॉज हमने फाइंड करना है आरिफ का शेयर, तो मुझे क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर y और z को इन टर्म्स ऑफ x पुट करके मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, x+y+z जो इक्वेशन 1 है मेरी। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो z प्लस ये z = 3x है, तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2
y इज इक्वल टू 4x, तो 4x और 3x इन दोनों को मैंने ऐड किया जब मेन इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस z, तो y की जगह मेरा 4x आ गया, z की जगह 3x आ गया, तो ये 2560। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो 8x हो गया। अब मैं अगर दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड करूं 8 से, तो मेरा x जो आरिफ का शेयर है वो क्या आ जाता है 320। अच्छा, क्वेश्चन यहीं तक है 320, लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में आ जाए, किसी सोल्यूशन वाले पेपर में आ जाए, तो वो आपसे हो सकता है y और z का शेयर भी पूछ ले। तो y का हमने शेयर, हाफिज का शेयर हमने क्या निकाला था 4x है एज पर स्टेटमेंट जो गिवन था। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो 4 इंटू 320 वो क्या हो जाता है 1280 रुपीज। z हैदर का शेयर है 3x है, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो 3 इंटू 320 क्या हो गया 960 रुपीज। तो अब हमारा क्या है कि आरिफ का शेयर जो 320 रुपीज ये हमसे पूछा था, अगर ये आज ऑप्शन में है तो हम उसका आंसर कर देंगे। अगर वो हाफिज का पूछ लेता है तो 1280 आंसर होता, अगर वो हैदर का पूछ लेता तो 960 आंसर होता। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन टैकल करने का एक तरीका। एक और मेथड भी है, वो जब हम आगे चलेंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको बता देंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जी, वो घुमा के पूछ लेता है कि फादर की एज ये है या मदर की एज ये है तो सन की एज ये होगी, फादर की एज ये है तो सन की एज ये होगी, या डॉटर की एज ये होगी, या पूरी फैमिली की एक साथ वो इक्वेशन बना लेता है। और वो आपसे पूछता है कि भाई अगर ये इतने साल का था, प्रीवियस एज 5 साल पहले ये रेशो था, तो अभी ये रेशो है, तो आप ओरिजिनल एज ड्राइव करें। तो या बर्थ के टाइम पे फादर की एज क्या थी अगर बच्चा इतना है। तो इस तरह से ना वो मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज करता है आपके साथ, क्योंकि इनमें कंफ्यूज करने का बहुत क्वेश्चन मौजूद होता है, तो एग्जामिनर इसमें आपके माइंड के साथ इंटरप्ले करता है। अब क्या है कि आप, फादर ने अपने बच्चे को बोला, सन को बोला, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, मैं तुम्हारी उम्र का था, व्हेन यू वर बर्न, मैं जो तुम्हारी अभी की उम्र है, जब तुम पैदा हुए तो मैं इतने साल का था। इफ फादर इज 36 नाउ, अगर फादर की एज अभी 36 ईयर्स है, तो हाउ ओल्ड वाज द बॉय 5 ईयर्स बैक, तो 5 साल पहले बच्चे की एज क्या होगी अगर उसकी एज अभी फादर की एज के हाफ है। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली बात है ना, अ फादर टेल्स हिज सन आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बर्न, ये बेसिकली यूजलेस इंफॉर्मेशन थी। ये बस उसने हमें एक कंफ्यूज करने के लिए ट्रिक के तौर पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। इफ फादर इज 36 नाउ, क्योंकि इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब फादर की एज क्या है 36 है, वाई 5 साल बाद जो है, 5 साल पहले जो है उसकी एज निकालनी है। अभी की उसने हमें बता दी कि जो बॉय की एज है वो फादर के हाफ है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है। अब 36 है फादर की एज, फादर की एज को अगर मैं एक्स ले लूं, सन की एज को वाई ले लूं, एक्स में मुझे पता चल गया 36 ईयर्स है, सन की एज उसने बता दिया अभी जो है वो x/2 है 18। अब वो क्या कह रहा है 5 साल पहले सन की एज क्या थी, तो अभी की हमें पता चल गई कि 18 साल आ गई है। तो 5 साल पहले क्या होगा कि y-5, तो y-5 में अगर इसको कैलकुलेट करूं तो 18 - 5 इज 13 ईयर्स। तो अगर आपका 13 ऑप्शन में मौजूद है तो बॉय जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड था 5 ईयर्स अगो, आप उसको टिक कर दें और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब नाइन्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, वो एवरेज से रिलेटेड है, और ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था और बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का क्वेश्चन लगा मुझे। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। एवरेज एज ऑफ 5 बंदों की एवरेज एज बताइए उसने हमें, ठीक है। इसमें एवरेज का फार्मूला भी क्लियर हो रहा है, और आपको बिट्स में क्वेश्चन दे दे सम कैसे निकालते हैं अगर एवरेज पता हो, तो इसमें बड़ा आपको बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें बड़ा ट्रिकी, उसने तकरीबन तमाम एंगल्स ऑफ द एवरेज हम कवर किए हैं। तो इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा और इसको मैंने वीडियो में इनकॉर्पोरेट करना मुनासिब समझा। एवरेज एज ऑफ ABCDE, 5 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज 40 ईयर्स है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ A एंड B, अब वो कह रहा है कि 5 बंदों की एवरेज एज 40 ईयर्स है, ओके। A एंड B की एवरेज एज कितनी है 35 ईयर्स, ओके। एवरेज एज ऑफ C एंड D इज 42 ईयर्स, गुड हो गया। आपको की एज चाहिए, मतलब उसने एक तो एवरेज एज ऑफ द टोटल दे दी, फिर उसने दो दो बंदों की एवरेज एज दे दी, और अब की एज जो है वो कह रहा है हमें नहीं पता, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले जिस तरह जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपने सोल्यूशन करना हो या आपके पास सॉल्व करना हो इन द MCQ में आ जाए, तो आपने सबसे पहले एवरेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है, हियर देयर आर 5, A B C D एंड E, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है यहाँ पे 5 है। तो अब एज पर स्टेटमेंट कोलेक्टिव एवरेज कितनी है पांचों की 40 ईयर्स है, तो 40 में एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू डाल देता हूँ 40। क्वांटिटीज क्या जी A+B+C+D E, पांचों को मैंने ऐड कर दिया। अननोन इसने ABCDE में किया था, मुझे कुछ और एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है XYZ में, मेरे लिए सिंपल हो गया। तो मैंने ABCDE एज्यूम के डिवाइड बाय 5 कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब मुझे ये सम नहीं पता ना, मुझे एवरेज पता है, नंबर पता है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड पे 5 कट जाएगा इधर से, और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 × 5
200 आ जाता है, तो बेसिकली जो पांचों की एज का सम है वो क्या हो गया, 200 हो गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन जो फार्मूला से ड्राइव हुई, इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, द एवरेज एज ऑफ द 5 पर्सन, वो हमारी आ गई 200। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 35 ईयर्स। अब ए एंड बी की एवरेज एज कितनी है, 35 ईयर्स है। अगेन फार्मूला लगाएं जी, एवरेज क्या होती है, सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इक्वेशन 1 में जो हमने दिया हुआ है। अब सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है, ए प्लस बी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दो की बात कर रहा है, टू, दोनों साइड को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूं, इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 इंटू टू 70 ईयर्स आ गया। अब ए प्लस बी की जो एवरेज एज है, ए प्लस बी की टोटल एज आ गई, वो 70 हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी हम ई नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उसने हमें सी एंड डी की भी एवरेज एज बताई हुई थी। तो अब सी एंड डी की एवरेज एज उसने हमने निकालने हैं, तो उस अगेन आप फॉर्मूला लगाएं, सी प्लस डी प्लस टू इज इक्वल टू 42। 42 उसने गिवन है कि एवरेज एज है, और दो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, सम क्या है, सी प्लस डी। तो सी प्लस डी आपने निकाला, वो 84 आ गया। अगर आप दोनों साइड्स को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड, तो सी प्लस डी इज 84। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। बेसिकली मेरे पास इक्वेशन 2 में 5 अननोन थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ए प्लस बी की वैल्यू का मेरे पास इक्वेशन 3 में आंसर आ गया है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सी प्लस डी का आंसर मेरे पास आ गया है इक्वेशन नंबर 4 से, और ई की मुझे वैल्यू चाहिए। तो अब एक जब अननोन रह जाएगा तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो मैंने क्या करूंगा, मैं जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 200, मतलब जो इनका कलेक्टिव सम था ये जिसका, वो 200 था। अब मैंने क्या किया, मैंने जब इन दोनों को, ए प्लस बी मुझे पता है इक्वेशन 3 से मेरे पास 70 आ गया था, सी प्लस डी मेरे पास 84 आ गया था, जब मैंने इन दोनों को ऐड प्लस ई कर दिया, अब मैं इन दोनों को अगर सम करूं तो 154 आ जाता है। इक्वेशन के अगर इस साइड पे कोई चीज पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अब e इज इक्वल टू 200 माइनस 154, आपने इसको माइनस कर दिया उस साइड पे लेके जाके, e इज इक्वल टू 46। अब उसने मेरे से क्योंकि पूछा था e की एज मैंने निकाल ली। तो इस क्वेश्चन से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक तो एवरेज का फार्मूला आपको पता चल गया, फिर दूसरा अगर आपके पास इस तरह का कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है। फिर अगर आपको किसी क्वांटिटी की एवरेज पता है और आपने सम निकालना है तो आप सम निकाल सकते हो। फिर सम में से अगर आपको कोई एक की एज नहीं पता, ठीक है, और पूरा सम पता चल जाए, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये मतलब एक बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, और इस वाले से आपका उम्मीद है एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और ये क्वेश्चंस को लाजमी सुनिएगा, ये आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं सेट्स के, एवरेज के, एजेस के, ये कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी क्लियर करेगी ये वीडियो। और आपको जो उम्मीद है कि आगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो उम्मीद है कि आप इसको हैंडल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।